Hello बच्चों, how are you? So in this video I am going to discuss NCERT question of chapter motion and plane. तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है ये वेक्टर बेस्ड है और पुरानी NCERT के 3-4 क्वेश्चन डिलीट कर दिए हैं जो रिलेटिव वेलोसिटी पे बेस्ड है, तो वो मैं नहीं बनाऊंगी। उसके बाद प्लेन का है। सो हम पहले वेक्टर थोड़ा समझेंगे 2-5 मिनट के लिए। आफ्टर दैट आई स्टार्ट वीडियो। तो ये जो वीडियो है पहले मैं 5 मिनट्स ओनली आई गिव कंसेप्ट ऑफ वेक्टर। सो एज यूजुअल टेक नोटबुक पेन एंड दोनों मिलके करते हैं NCERT न्यूमेरिकल। और हमेशा एक चीज़ याद रखना है, मुझे आ जाएगा, मुझसे हो जाएगा और मैं कर लूँगा, और प्रैक्टिस करनी है पॉजिटिव थॉट के साथ। हम नेगेटिव थॉट नहीं लाएंगे कि फिजिक्स बहुत टफ है, मुझे नहीं आती है, धीरे धीरे सब आता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल सा क्वेश्चन है। वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट क्वांटिटी कि कौन सी क्वांटिटी हमारी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी हमारी वेक्टर है। तो स्केलर का मतलब आपको समझ आता है जिस क्वांटिटी में हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, और वेक्टर का मतलब क्या हुआ जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करेंगे। अब यहाँ पर मैं स्केलर क्वांटिटी लिख लेती हूँ, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी में हमारा आ जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम का भी मैं और भी समझाऊंगी आपको। वॉल्यूम आ गया स्केलर में, मास आ जाएगा और स्पीड आ जाएगा। कैसे? इस मास, जब हमें काफ़ी सारे मासेस जोड़ने हैं हम सिंपल क्या लिखते हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3 mn। हम ये नहीं देखते कि मास कहाँ पर है। स्पीड क्या होती थी हमारी, टोटल पाथ लेंथ। हम ये नहीं देखते थे कि ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम। कैसे किया करते थे, A से B होता था, B से C और C से D, टोटल पाथ लेंथ लेते थे। नेक्स्ट आ गया हमारा डेंसिटी। तो डेंसिटी भी कितना होता है हमारा, डेंसिटी होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम। ये भी हमारी कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। नेक्स्ट आ गया नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स भी नंबर है, तो ये भी क्या है, स्केलर। मतलब इतने नंबर है, 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी हमारी कौन सी क्वांटिटी होगी, हमारी स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट आ गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंड डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी है। एंड नेक्स्ट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा वॉल्यूम के बारे में भी आपको और बताऊंगी। नेक्स्ट अब है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हो गया कि जिनको जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो उनकी डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट क्वांटिटी हमने यहाँ पर ले ली है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, एक्सेलरेशन होता था हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन हुआ मतलब वेलोसिटी क्या होती थी हमारी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। इसका मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट क्या बोला करते थे, यदि ऑब्जेक्ट A से B गया और B से A वापस आ गया तो जो डिस्टेंस है वो तो AB प्लस ये होना था, तो ये क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो ये डायरेक्शन पे बड़ा डिपेंड करेगा। तो एक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट आ गया हमारा वेलोसिटी। अगेन बेटा वेलोसिटी भी क्या है हमारी, वेलोसिटी आल्सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो ये भी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी बेटे, हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। नेक्स्ट आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये भी बता दिया। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है हमारी, ओमेगा है, दोनों चीज़ें ओमेगा। अब एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है कि ये कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है ना, तो ये भी किस पे डिपेंड करेगा, एंगल, डायरेक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज पिक आउट स्केलर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। इस लिस्ट में से मुझे स्केलर बताना है। फोर्स में हमारी डायरेक्शन होती है, तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई।
एंगुलर मोमेंटम भी p में भी हमारी डायरेक्शन होती है, ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। नेक्स्ट वर्क हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। हम लोग वर्क को क्या लिखते थे हम लोग? F डॉट S। तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब करंट, तो आपने 10th क्लास में सीखा होगा कि एक रेजिस्टेंस है, उसमें ये करंट फ्लो कर रहा I। अब यदि करंट के पास 2 पाथ है, सो करंट डिवाइड I1 एंड I2। तो समटाइम्स बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैडम करंट में एरो तो लगाया, मतलब करंट में डायरेक्शन तो है, बट फिर भी हम करंट को कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं? स्केलर। क्यों? क्योंकि जब हम करंट को ऐड करते हैं तो यहाँ जो करंट I है ये क्या है? मेरा I1 प्लस I2। ये क्या है हमारा? I1 प्लस I2। तो हमने क्या समझना है? करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो करंट having a direction, in spite of that current is a scalar quantity because it does not obey the law of vector addition. It does not obey the law of vector addition. So current is also scalar quantity. Next is a linear momentum, मैंने पहले लिख दिया, ये वर्ड था एंगुलर मोमेंटम, ये हम आगे क्वांटिटी पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड को E से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारा फोर्स अपॉन चार्ज हुआ करता था। तो यदि फोर्स हमारी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर। वेलोसिटी आपको पहले ही पता है, एवरेज वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है हमारी? वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक मूवमेंट, तो मैग्नेटिक मूवमेंट को m इज इक्वल टू आई ए लिखा करते हैं। I करंट होता है, A एरिया होता है। अब यहाँ ज़रूर बच्चे सोच सकते हैं कि एरिया भी हमारी स्केलर क्वांटिटी और ये भी हमारी स्केलर क्वांटिटी। ऐसा नहीं है बेटे, यहाँ पर जो एरिया है उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं। अब एरिया को वेक्टर क्वांटिटी क्यों लेते हैं हम? क्योंकि जो एरिया है हम ये देखते हैं कि यदि मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो x और y प्लेन में रखा है, सरफेस है, तो इसका जो नॉर्मल होगा z होगा, दैट इज इक्वल टू एरिया। वो किसके बराबर आ जाएगा? उसकी डायरेक्शन आ जाएगी z के बराबर। क्लियर हो गया? ये कहने का मतलब ये है, कई बुक्स में एरिया को स्केलर भी लिखा होता है, पर आपने क्या लिखना है? एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी। देन रिलेटिव वेलोसिटी, अगेन रिलेटिव वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3rd। पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। इसमें सब वेक्टर क्वांटिटी करना है। टेम्परेचर हमारा स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर भी स्केलर क्वांटिटी है। अब इम्पल्स सोचते हैं बेटे हम, है ना। टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, पावर भी स्केलर क्वांटिटी है, टोटल पाथ लेंथ भी स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है। टाइम t आ गया, पावर कितना होता है? वर्क अपॉन टाइम, वर्क स्केलर क्वांटिटी होती थी। पाथ लेंथ आपको मालूम है, एनर्जी और वर्क एक ही बात है, एनर्जी और वर्क। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो पोटेंशियल भी हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल होता है हमारा वर्क अपॉन चार्ज। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। एंड चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है। हमें तो वेक्टर पिक करना था, तो बचा क्या बेटे हमारे पास? इम्पल्स। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? इम्पल्स। अब इम्पल्स होता क्या है? इम्पल्स मतलब होता था जब किसी ऑब्जेक्ट में बहुत छोटे से इंटरवल के लिए फोर्स लगता है। जैसे मान लो कील पे हाथों, है ना, हमने कील लगानी, वॉल पे का थोड़ा मार दिया और अपने हाथ, तो वो क्या लग गया हमारा? फोर्स बहुत कम टाइम के लगा। या क्रिकेटर खेल रहे हैं, बॉल स्ट्राइक कर रही है, तो कितनी देर की लगी? थोड़ी सी देर के लिए, तो क्या लाएगा हमारा? इम्पल्स। और हमारा न्यूटन का लॉ हमने अभी पढ़ना है आप लोग ने, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, और F इंटू dt इज इक्वल टू भी कहलाता है dp। dp मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है,
इसलिए इम्पल्स भी हमारी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। इम्पल्स भी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक ऑपरेशंस विद स्केलर एंड वेक्टर्स आर मीनिंगफुल। कौन कौन से ऑपरेशन हमारे मीनिंगफुल हैं, अब यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट, एडिंग एनी टू स्केलर्स, एनी टू। यदि मान लो मैं ये बोलती हूँ, यदि मैंने 10 मीटर प्लस 5 मीटर लिखा तो 15 मीटर आ गया, पर यदि मैंने 10 मीटर प्लस 2 सेकेंड लिख दिया तो ये तो मीनिंगलेस हो गया। तो जो फर्स्ट ऑपरेशन है यहाँ पर सिंपल ही होता है, एडिंग सेम टू स्केलर। मतलब सेम का मतलब है सेम यूनिट या सेम डायमेंशंस, उसको तो हम ऐड कर सकते थे, मीटर मीटर ऐड कर सकते हैं, सेकंड सेकंड ऐड कर सकते हैं, फोर्स ऐड कर सकते हैं, पर एनी टू दे दिया है। एनी टू का मतलब एक हमारा डिस्टेंस हो सकता है, एक हमारा फोर्स हो सकता है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल। वी कैन ऐड only those scalar which having a same unit, which having a same dimensions. Next, adding a scalar to a vector of the same dimensions. Again, हम ऐड तभी कर पाएंगे जब हमारी क्वांटिटी क्या हो। अब इन्होंने यहाँ तो लिख दिया है सेम डायमेंशंस, सेम डायमेंशंस तो लिख दिया है, मतलब यूनिट तो दोनों की सेम है। मान लेते इसका मतलब हो गया मेरा 5 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन। एक तो ये मेरा मैंने स्केलर और ये वेक्टर के फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि एक जो क्वांटिटी मेरी स्केलर है वो कहाँ पर है। हम किसी भी क्वांटिटी को हम तभी ऐड कर पाएंगे जब हमें उसका एंगल पता हो, उसकी डायरेक्शन पता हो। तो ऐसे वी कैन नॉट ऐड अ स्केलर एंड वेक्टर, या तो 2 स्केलर्स होते या 2 वेक्टर्स होते। So this operation also meaningless. C, multiplying any vector by the scalar. मतलब यदि हमने किसी एक, this not possible, ठीक है, यदि हमने किसी एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए एक्सेलरेशन है और मैंने उसको स्केलर क्वांटिटी मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स बन जाएगा ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। मान लेते हमारी वेलोसिटी है, मैंने मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो मोमेंटम बन जाएगा। तो ऐसे वी कैन गिव मेनी एग्जांपल्स ना। सो दिस ऑपरेशन इज मीनिंगफुल, दिस ऑपरेशन इज मीनिंगफुल। ये ऑपरेशन हम कर सकते हैं, दिस ऑपरेशन इज मीनिंगफुल। द नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई एनी 2 स्केलर्स। हमें किसी 2 स्केलर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो आप 2 स्केलर्स को मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मान लेते हैं हमने बोला वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, या फिर आप एनर्जी निकालते हैं हाफ मास इनटू स्पीड का स्क्वायर। ये 2 अलग अलग क्वांटिटी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम मल्टीप्लाई तो किसी भी क्वांटिटी को कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सो D is also correct. This operation we can do. The next is E, adding any 2 vectors. अब reading a question is very important. अब यहाँ पर word any 2 दे दिया है। If I say vector A plus B हम कर सकते हैं, पर मुझे ये पता होना चाहिए कि A और B क्या है। यदि A भी हमारा फोर्स है न्यूटन और B भी हमारा न्यूटन है तब तो हम कर सकते हैं, पर क्वेश्चन में ये नहीं दिया है। क्वेश्चन में एनी 2 दिया है। एनी 2 का मतलब क्या है, मान लो एक 5 मीटर और एक कितना है 3 मीटर। तो दिस वी कैन नॉट डू, ओनली वी कैन ऐड दोज वेक्टर और स्केलर विच हैविंग सेम डायमेंशंस, सेम यूनिट। नेक्स्ट, एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर। अब F, मतलब यदि मान लेते हैं एक वेक्टर है F है, मान लेते हैं फोर्स। अब ये थीटा है तो उसका मैंने कंपोनेंट निकाला, F cos थीटा बोला, और ये मान लेते हैं हमारा F sin थीटा आ गया। अब बोलते हैं मुझे इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट से ऐड करना है। हम ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ से एक पैरेललोग्राम लॉ बना सकते हैं। अब क्यों ऐड कर सकते हैं,
क्योंकि ये वेक्टर मेरा फोर्स था तो उसका कंपोनेंट भी फोर्स ही रहेगा ना। हमारी ऐड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जो दोनों क्वांटिटी हैं उनके डायमेंशंस या यूनिट सेम होनी चाहिए। सो दिस वी कैन डू, सो एफ ऑपरेशन वी कैन डू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. Read each statement below carefully and state with reason if it is a true or false. ठीक है, first statement is the magnitude of vector is always scalar. बिल्कुल करेक्ट, दिस इज अ ट्रू। क्यों? कि जो वेक्टर है हम बोलते क्या हैं, वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो स्केलर ही होता है। नेक्स्ट, ईच कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। एक तो जहां भी ऑलवेज दिया है थोड़ा बहुत सोच के करना है, पर इस केस में यदि मान लेते हैं बेटे हमारा एक वेक्टर ए है, ये एंगल थीटा है, अब मैंने इसका दो कंपोनेंट बना दिए, ये क्या बन जाएगा मेरा ए कॉस थीटा और ये बन जाएगा ए साइन थीटा। तो यदि ये मेरी वेक्टर क्वांटिटी ए थी तो कंपोनेंट तो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए कि मुझे एक पार्ट अलोंग एक्स पता चल जाएगा, एक पार्ट अलोंग क्या पता चल जाएगा बी, पर जो क्वांटिटी हमारी ए है कंपोनेंट के बाद क्वांटिटी तो वही रहेगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई एक वेक्टर है यदि उसके हम कंपोनेंट निकालते हैं वो भी वेक्टर ही रहेंगे, वो स्केलर नहीं बन जाएंगे। मीन्स ईच कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, दैट इज अ फॉल्स। नेक्स्ट, द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज, अगेन मैंने बोला जहां ऑलवेज वर्ड आता है रीड ट्वाइस, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। इट मे बी और मे नॉट बी। अब मे कब, यदि एक पार्टिकल है मान लेते हैं वो हमारा स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है ए, बस इतना ही गया, तो यही इसकी टोटल पाथ लेंथ हुई, यही इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। यदि पार्टिकल हमारा ओ से ए गया और ये बी भी चला गया, जो पाथ लेंथ होगी वो ओ ए हो जाएगी प्लस ए बी, पर डिस्प्लेसमेंट ओ बी होगा। इसका मतलब इस केस में ये चीज़ नहीं है। तो आप एक्सप्लेन करेंगे तो उसको क्या लिखोगे, इट इज ट्रू ओनली व्हेन पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, अदरवाइज इट इज अ फॉल्स। नेक्स्ट, द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल डिफाइंड एज अ टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कवर द पाथ। ये आपको पता है स्पीड क्या होती थी, टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इज either greater or equal to the magnitude of average velocity of the particle over the same interval of time, that is 100% true। देखो क्या बोला बेटे इन्होंने हमें बोल दिया जो एवरेज स्पीड थी, है ना, एवरेज स्पीड को हम लोग बोलते थे टोटल पाथ लेंथ। अब जब टोटल पाथ लेंथ है ना बेटा हमारी और टाइम टेकन, या और बोल दोगे आप डिस्टेंस, क्या बोल दोगे और डिस्टेंस, और जो एवरेज वेलोसिटी थी वो क्या थी बेटे हमारी डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमारा बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। बराबर कब होगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन में चल रहा, अभी जस्ट ऊपर किया हमने, और इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा ज़्यादा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कम। तो जो एवरेज स्पीड है, जो एवरेज स्पीड है दैट कैन बी इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज स्पीड कैन बी मोर देन द एवरेज वेलोसिटी, दैट इज अ ट्रू। नेक्स्ट, 3 vectors not lying in a plane can never added up to give a null vector। null vector का मतलब जीरो। अब जीरो हमें कोई चीज़ कब मिलेगी बेटे, 3 vector not lying in a plane can never added up
टू गिव अ ज़ीरो वेक्टर। मतलब यदि 3 वेक्टर हैं वो प्लेन में लाई करते हैं तो क्या मुझे ज़ीरो वेक्टर मिलेगा कि नहीं। हमें एक चीज़ पता है कि यदि मान लो एक वेक्टर ए है ए, और एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है बेटे, है ना, ये डिस्टेंस वेक्टर है, तो उनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो। मतलब ये तीनों वेक्टर कहाँ पर लाई कर रहे थे, हमारे सेम प्लेन में लाई कर रहे थे, तब तो उनका रिजल्ट हमें ज़ीरो मिल गया। अब सेम प्लेन में नहीं लाई करते हैं तो जब भी बच्चे आपको प्लेन या 3D समझ रहा है तो आप क्या किया करो, 3 वेक्टर नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव अ नल वेक्टर। ये बोलते हैं कि 3 वेक्टर हैं, यदि वो एक प्लेन में नहीं लाई करते हैं तो ज़ीरो वेक्टर नहीं देंगे। पहले हम प्लेन समझ लेते हैं। मान लेते हैं 3 वेक्टर हैं ए बी और सी एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो वेक्टर ऐसे हो सकते हैं, एक वेक्टर ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी। मान लो मैंने बोला वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट क्या जाएगा, ज़ीरो। तो ये बात तो हमें समझ आ गई, जब वेक्टर एक प्लेन में लाई करेंगे तो 3 वेक्टर ज़ीरो दे सकते हैं, ठीक है। अब यदि मान लो मैं प्लेन की बात नहीं करती हूँ, तो जब भी हमने 3D कंसेप्ट समझा, मान लो ये है तो इस पूरे को मैंने क्या बोल दिया, प्लेन। ये चीज़ मेरी क्या हो गई, प्लेन, ये पूरी प्लेन आ गई। अब एक्सेस की बात करते हैं बेटे हम, एक ये वाला एक्सेस, एक ये वाला एक्सेस, एक ये वाला एक्सेस। कभी भी चीज़ ना समझ आए अपने रूम में जहाँ पढ़ते हैं आप कॉर्नर देख लिया करो, एक ये वाला एक्सेस, एक ये वाला एक्सेस, एक एक्सेस। यदि एक वेक्टर हमारा यहाँ लाई करेगा और एक यहाँ लाई करेगा इस प्लेन में, तो इन दोनों का रिजल्ट तो ज़ीरो मिल सकता है, पर इसको हम कैसे ऐड करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, यस, 3 वेक्टर नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव अ, दिस इज अ ट्रू, दिस इज अ ट्रू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोलते हैं, एस्टेब्लिश द फॉलोइंग इन इक्वलिटी और अदरवाइज। इनको हमें एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट, यहाँ पर वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और ये वेक्टर और ये वेक्टर है। फर्स्ट ए का मतलब समझते हैं हम, फिर हम सॉल्व करते हैं कि ये स्टेटमेंट सही या गलत है। वेक्टर मतलब वेक्टर ए प्लस बी, इसका मतलब है 2 क्वांटिटी ए और बी है, उनके वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड। और ए का मतलब है एक कोई वेक्टर है, एक कोई वेक्टर है उसका अकेला मैग्नीट्यूड, प्लस बी, इसका मतलब है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। मैं आपको सिंपल करने के लिए मान लेती हूँ बेटे कि जो वेक्टर ए है, लेट वो हमारा वेक्टर 3 है, और वेक्टर 4 बी है, जो वेक्टर बी है जो मान लिया मैंने 4 है। अब तो ए का मैग्नीट्यूड का मतलब कितना हो जाएगा हमारा, 3, और बी का मैग्नीट्यूड मतलब कितना आ जाएगा, 4। तब ये क्वांटिटी बन गई मेरी 7। ये क्वांटिटी क्या बन गई मेरी, 7। अब ये देखते हैं जो ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ। मुझे ये पता होना चाहिए ए कहाँ पर है और बी कहाँ पर है। ये तो डायरेक्शन तो दी नहीं, मैग्नीट्यूड तो मुझे समझ आ गया, ये कितना 3, ये कितना 4 है, ये तो मुझे पक्का हो गया कि 7 हो गया। अब जो ए प्लस बी है, इसका मतलब है यदि मान लेते हैं दोनों वेक्टर हमारे सेम डायरेक्शन में होते, ये ए होता 3 और ये होता 4, तो जो हमारा ए प्लस बी की पॉसिबिलिटी क्या बननी थी, इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना बना था मेरा, 7। सेकेंड ऑप्शन देखो, यदि मान लेते हैं ये हमारा 3 था और ये हमारा 4, दोनों वेक्टर मेरे अपोजिट डायरेक्शन में थे, तब इनका रिजल्टेंट क्या करते आप, 4 माइनस क्या करते, 3, है ना। तो कितना आना था आंसर, 1 आना था। हम मान लेते हैं वेक्टर ये 3 था और ये वेक्टर 4 था, तो क्या करना था इनका बेटे, आपने रिजल्टेंट निकालते, फिर आंसर कितना था, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब 5 आना था। कहने का मतलब हुआ कि जो वेक्टर मेरा ए प्लस बी का रिजल्टेंट है, उन दोनों वेक्टर के बीच जो मिनिमम एंगल हो सकता है वो या तो 0 हो सकता है, और जो मैक्सिमम एंगल हो सकता है वो 180 हो सकता है। तो जो हमारा वेक्टर ए प्लस बी है
इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी हो सकती है और मिनिमम वैल्यू a माइनस बी हो सकती है। तो जो a प्लस बी है इसकी वैल्यू हमारी 1 और 7 के बीच में ही आएगी। यदि 90 था तो मैंने 5 बता दिया, हमें नहीं मालूम कितना एंगल है, वी डोंट नो। ठीक है, हो सकता ज़्यादा हो कम हो, पर ये 100% है कि मिनिमम एंगल कितना हो सकता है हमारा 0 और मैक्सिमम कितना हो सकता है 180। जब मिनिमम एंगल है तो वेक्टर सम ऑफ a प्लस बी कितना आ जाएगा हमारा 7, और जब मैक्सिमम एंगल है 180 तो आ जाएगा 1। मतलब इसकी जो वैल्यू है 7 या तो इसके बराबर हो सकती है, इससे कम। तो ये जो साइन कर दिया मैंने, दिस वैल्यू इज ग्रेटर और इक्वल, इट इज अ करेक्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। द नेक्स्ट बी। अब चेक करते हैं बी का मतलब बी कितना हो गया हमारा, वेक्टर सम ऑफ ए प्लस बी और ए एंड बी। सेम एग्जाम्पल लेंगे जैसे बिल्कुल पिछले केस में किया हमने। क्या किया हमने, ए का मतलब कितना हो गया हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए लेट 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी लेट 4। अब ए माइनस बी और इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब क्या हो गया मेरा, ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड। अब ये 3 माइनस 4 माइनस 1 और माइनस का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 1। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या लेते हैं हम लोग प्लस। अब यहाँ पर a प्लस बी इज ग्रेटर, आपको पहले बता दिया मैंने कि जो वेक्टर सम है a प्लस बी, दो क्वांटिटी कौन सी थी बेटे हमारी, लेट, एक 3 थी और एक क्या थी 4। तो अब यहाँ पर इनका यदि इनके बीच एंगल 0 है तो a यहाँ बना और b यहाँ बना। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या सीखी हमने, a प्लस बी सीखी हमने 7, और यदि ये अपोजिट हैं तो एंगल कितना इनके बीच 180। तो इनकी मिनिमम वैल्यू क्या सीखी आपने, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, पर मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखो क्या दिया है कि जो a प्लस बी है वो हमारा या तो इसके बराबर होगा, बिल्कुल बराबर कब हो सकता है बेटे हमारा, जब एंगल कितना हो 180, अदरवाइज इससे क्या होगा ज़्यादा, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके बीच लाई करनी है 7 और 1। एंगल हमारा मिनिमम 0 मैक्सिमम 180। सो वेक्टर सम ऑफ a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू या तो a प्लस बी होगी या a माइनस बी। सो दिस आइडेंटिटी इज आल्सो correct. Now I am coming to the identity C. The next is a C. The vector A minus vector B का magnitude is less or equal to magnitude of vector A plus magnitude of vector B. अब यहाँ जो समझने वाली बात है कि a प्लस बी में और a प्लस बी में और a माइनस बी में क्या फ़र्क होता है, हम वेक्टर में समझते हैं। जैसे मान लेते हैं बेटे, मैंने बोला एक क्वांटिटी वेक्टर a है और एक क्वांटिटी वेक्टर b है। तो इनका सम करने का जो तरीका था हमारा, हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाते थे लॉ, और इसको हम लोग बोलते थे रिजल्टेंट r। और जो r का फॉर्मूला लिखते थे हम लोग, r लिखा करते थे हम अंडर रूट ऑफ a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब जब मुझे a माइनस बी दे दिया तो हम क्या करेंगे, यदि मान लेते बेटा ये तो हमारा a है और ये तो b दिया था, अब b को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो मैं यहाँ से लाइन ये खींचूंगी और ये माइनस b आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस b। फिर हम क्या करेंगे, हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा, जो एंगल इनके बीच हमारा थीटा था, अब ये एंगल तो थीटा था ही, तो एंगल हमारा 180 माइनस थीटा बन जाएगा। तो जो आर डैश बनेगा वो बनेगा अंडर रूट ऑफ a² प्लस
बी स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 2ab cos थीटा की जगह आता था हमारा प्लस 2ab cos थीटा की जगह cos 180 माइनस थीटा आता था, और ये आ जाएगा हमारा अंडरूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब इफ वी टॉक अबाउट ग्रेटर और इक्वल की जब हम बात करेंगे तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे हम। तो यदि मैं इसका एंगल 0 बोल दूं, जैसे मैं पहले ही बोलती आ रही थी, यदि ए और बी के बीच का एंगल थीटा कितना है 0, तो 0 है तो ए और बी मेरे अपोजिट हुए तो रिजल्टेंट ए माइनस बी बन जाएगा। तो थीटा हमारा 180 हुआ तो ए और इसका अपोजिट ये कितना आ जाएगा बी, मतलब ए प्लस बी बन जाएगा। मतलब इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो अभी भी ए माइनस बी और ए प्लस बी है। इसका मतलब है ए प्लस बी हमेशा इससे क्या रहेगा ज़्यादा और इक्वल। तो थर्ड आइडेंटिटी इज आल्सो करेक्ट। जो वेक्टर सम ऑफ ए प्लस बी है और वेक्टर सम ऑफ ए माइनस बी है, उसमें यदि हम थीटा और 180 एंगल लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180 लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है। नेक्स्ट डायग्राम में आपको समझ आ गया ए प्लस बी का क्या मतलब होता है और ए माइनस बी का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया बेटे हमारा, अगेन सॉल्व करके देखते हैं क्या है हमारा, डी पार्ट करके देखते हैं। सो द नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट डी। अब डी देखते हैं, डी में भी क्या दिया है हमें, ए की मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड। अगेन लेट ए कितना ले लेते हैं हम, जो हम लेते आ रहे हैं वही ले लेंगे, ए 3 एंड बी कितना आ जाएगा 3। अब ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड और इसका, तो ये कितना था हमारा 3 और 4, 3 माइनस 4 और माइनस 1 आया और उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1। अब वेक्टर ए माइनस बी, अब ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड पहले भी हम देख चुके हैं। जो ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है इट कैन बी 1 और इट कैन बी 7। कैसे, यदि इनके बीच का एंगल थीटा कितना है 0, यदि इनके बीच का एंगल कितना है 0 तो वेक्टर ए आया और अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर बी आया, तो 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1। यदि इनके बीच का एंगल 180 है तो ऑलरेडी साइन कितना माइनस, डायरेक्शन क्या जाएगी सेम, तो कितना आ जाएगा 7। इसका मतलब है जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है ना, इनका जो मैग्नीट्यूड है इसके बराबर होगा या फिर इक्वल। सेम चीज़ें एक्सप्लेन करनी है आपने चारों क्वेश्चन में। ऑल द 4 आइडेंटिटी आर करेक्ट, सारों करेक्ट हैं, पर सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा है कि मान लो एक ही है और एक ही है, फिर ये कैसे प्रूफ हो रहा है। क्लियर, चारों बिल्कुल सेम ही कंसेप्ट था। ठीक है, सो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। गिवन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। चारों वेक्टर का जो सम है वो 0 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब बोलते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी एंड वेक्टर डी मस्ट ईच ऑफ नल वेक्टर। यदि 4 वेक्टर का सम 0 है तो इन चारों को इंडिविजुअली 0 होना ज़रूरी है। इट इज़ अ फॉल्स, बिल्कुल गलत। क्यों, यदि मान लेते हैं एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है और एक वेक्टर डी है और चारों हमारे वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यदि ये 4 साइड से रिप्रेजेंट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। मतलब इन सब का चारों का सम 0 हो सकता है। कब,
when they all represent by the four side of the polygon। ये क्लोज लूप बना के ये 0 हो सकता है, तो ये तो हमारा फॉल्स हो गया। सेकंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस c इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस d। देखो अब जब हमारा जो वेक्टर हमें लिखा है a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, a प्लस c इज इक्वल टू माइनस b प्लस d लिख सकते हैं हम। बट इफ वी टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में वी कंसीडर ओनली पॉजिटिव साइन, तो मतलब क्या हो जाएगा, b प्लस d का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब ये चीज़ हमारी सही है, दैट इज अ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ a कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ दे दिया बेटे, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी एंड डी। मतलब बोलते हैं जो a है उसको हम और क्या लिख सकते हैं बेटे, a को माइनस b लिख सकते हो प्लस c और प्लस d। इफ वी टॉक अबाउट द अगेन मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड में नो नीड टू टेक नेगेटिव साइन, तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ a कैन नेवर बी ग्रेटर देन सम ऑफ मैग्नीट्यूड बी सी एंड डी। ये दोनों क्या होंगे, बराबर। a का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ b, मैग्नीट्यूड ऑफ c और मैग्नीट्यूड ऑफ d, ये आपका बराबर आ गया। मतलब दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। वेक्टर सम ऑफ v प्लस c मस्ट लाइड इन द प्लेन ऑफ वेक्टर सम ऑफ a एंड d। बिल्कुल करेक्ट। इनका रिजल्टेंट तभी 0 होगा जब चारों वेक्टर हमारे एक ही प्लेन में हों। मतलब जो b प्लस c का जो रिजल्टेंट है और जो ये है, ये दोनों सेम प्लेन में होंगे, तभी हमारा नल डिफ्रैक्शन आएगा, क्योंकि उन्होंने पहली कंडीशन दे दी है इन चारों का सम कितना है, 0। इफ a एंड d आर नॉट कोलिनियर, मान लेते a और d हमारे कोलिनियर नहीं है, मान लो एक लाइन में नहीं है, एंड इन द लाइन ऑफ a एंड d इफ दे आर कोलिनियर, करेक्ट। यदि कोलिनियर है तो उसी लाइन में होने चाहिए, है ना, तभी तो हमारा सम क्या आ जाएगा, 0। सो दिस इज आल्सो करेक्ट, दिस इज आल्सो करेक्ट, इट इज अ ट्रू। और ये भी ट्रू था और ये भी कितना आ जाएगा हमारा, ट्रू। गॉट इट? दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। इसमें मैंने इतने ही क्वेश्चंस कराए हैं, आगे वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे, बट क्वेश्चन अपने आप लिख के प्रैक्टिस करना, तभी आते हैं। सुनने से ज़्यादा एक बार सुनो, या तो साथ साथ सुन के किया करो, अपने आप लिख के करो, तभी चीज़ें आती हैं। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू हार्ड वर्क एज मच एज यू कैन डू। जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, तो खुश होकर काम करें। ओके बच्चों।